हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम बच्चों को गलती करते हुए देखा है। इसमें लगेगा क्या? कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है, कॉन्सेप्ट इसमें सेक्शन फॉर्मूला का ही लगेगा। फॉर्मूला तो मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं? मैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मैं हूं आलसी आदमी, मेहनत में करूंगा नहीं, है ना। कितनी आसानी से फोर्थ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। यहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो बहुत लंबा जाता। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूं पुराने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। मैंने कहा था छोटा सा चैप्टर है, लास्ट लेक्चर लेके आ गया। आपको पता है हर चैप्टर का एंड होता है एक प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो देखते हैं, आजमाते हैं कि आप लोगों ने कितनी बातों को सीखा है, समझा है। जो बच्चे डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं उन लोगों के लिए ये तभी बेनिफिशियल है, तभी आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया निकालना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया है। तो ये सेशन डायरेक्टली देखो, है ना। एनसीईआरटी कभी आप लोगों ने लगा रखी है तो ये सेशन को डायरेक्टली देखो। क्वेश्चनों को खुद से कोशिश करना कि बने। 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस के होमवर्क क्वेश्चन का भी आज डिस्कशन है। तो काफ़ी सही लेक्चर होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। तो एक मुस्कान के साथ कॉपी और पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन है आपके लिए। यहाँ पर आप लोगों को सवालों को करना है। मेरा काम केवल ये है कि मैं, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसके बाद जहाँ आप अटके आपको रास्ता दिखाकर, आपके सामने सॉल्यूशन देकर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है, मतलब आंसर तक पहुंचाना है। शुरू करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। पहला सवाल आप सभी की फरमाइश पर। सवाल को ध्यान से पढ़ना। अब यहां पे इस सवाल में ना मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसका आंसर डेफिनेटली गलत निकालोगे। मैं एक और बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम बच्चों को गलती करते हुए देखा है। इसमें लगेगा क्या? कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है, कॉन्सेप्ट इसमें सेक्शन फॉर्मूला का ही लगेगा, कॉन्सेप्ट इसमें सेक्शन फॉर्मूले का ही लगेगा। पर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है। देख लेना, वीडियो को पॉज करो, आंसर खुद से अटेम्प्ट करो, है ना, कि क्या आ रहा है। फिर रुको, मुस्कुराओ, सॉल्यूशन को देखो और देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, अप्रोच आपका सही था कि नहीं। देखो भाई, पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशो। आपका ए पॉइंट कितना है? 2,1 है। आपका बी पॉइंट कितना है? दैट इज 5,-8 है। ध्यान से जो चीजें गिवन है उसको लिखते हुए एक अपन ने डायग्राम बना लिया ताकि अपने को फील आ जाए। पी पॉइंट कोई है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो। अब इन्होंने P का कोई रेशो नहीं दिया, इन्होंने एक रेशो दे दिया, दैट इज AP अपॉन BP अपॉन AB दिया है। अब यहां पे बच्चे क्या हो जाते हैं कि यार AP अपॉन BP ही दिया होगा, पर सवाल में क्या दिया? AP अपॉन AB 1/3। यही बच्चे गलती कर देते हैं। अब ये AP अपॉन AB 1/3 दिया है ना। आपको पता है जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो अपन क्या लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब यहां लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। AP अपॉन AB आपको दे रखा है 1:3। क्या मैं AP अपॉन BP निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस? बिल्कुल निकाल सकता हूं यार। AP अपॉन AB दिया हुआ है तो इस AB को कभी मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं, है ना, तो ये बन जाएगा AB अपॉन AP, दैट इज व्हाट? 3/1। मतलब मैंने इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया तो LHS में भी रेसिप्रोकल किया तो RHS में भी रेसिप्रोकल करूंगा। तो ये बन गया AB अपॉन AP, दैट इज 3/1। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AP प्लस BP। इसको मैंने लिख दिया AP प्लस BP
क्योंकि ए बी पूरा क्या है, ए पी प्लस बी पी मिलके ही तो ए पी मतलब ए बी बना, अपॉन ए पी दैट इज 3/1। ये ए पी अपॉन ए पी हो जाएगा तुम्हारा 1। इसको अलग अलग करके लिखोगे तो है ना, कोई भी स्टेप जंप नहीं करता हूं, नहीं तो आप कमेंट में लिख दोगे सर ये वाली बात नहीं चमकी, प्लस बीपी अपॉन एपी दैट इज इक्वल टू 3। एपी से एपी कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। यहां से अपना आ गया बीपी अपॉन एपी दैट इज 3 - 1। ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये 2/1 ही आ जाएगा। तो ये 3/1 था, ये 1 +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, तो 3 - 1 2 बन जाएगा। तो बीपी अपॉन एपी की वैल्यू 2/1 आ गई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एपी अपॉन बीपी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1/2। मतलब एपी अपॉन बीपी ये रेशो कितना हो जाएगा, 1:2। ये रेशो ही निकालना था, एपी अपॉन बीपी का रेशो निकल गया तो पी के कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट निकल गए तो आपको पता है यार कि जो पी है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, 2x - y + k = 0 पर पी पॉइंट लाई कर रहा है। मतलब मेरे को पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसमें सेटिस्फाई कराने, क्योंकि पी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक पीले रंग की लाइन बना देते हैं, है ना, ये अपनी लाइन है 2x - y + k = 0। इस पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये येलो लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पी के कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, तो x और y की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अब बच्चा हमेशा दिमाग में रखना, ये रेशो अपन कैसे निकाल रहे हैं, एपी अपॉन ए बी दिया था 1/3, मतलब पूरा 3 है, ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा ही होगा, तो 1:2 इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है भाई, इसमें पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1:3 आ रहा था, तो ये अपॉन ये कैसे आएगा, ये पूरा 3 है, ये 1 है तो ये 2 ही आएगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर केवल आपको समझाने के लिए ये सारी बातें मैंने की, है ना, फील आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस ये आ गया। अब P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k, पहले P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x, आपको पता है x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका 2 × 2 + 5 × 1 अपॉन 2 + 1, यह जाएगा 4 + 5 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। ये अपना x आ गया। इसी तरीके से y भी निकल जाएगा, इसी तरीके से y भी निकल जाएगा। y के लिए क्या करोगे, 1 × 2, बहुत ही बढ़िया, है ना, 1 × 2 -8 × 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज 3। यह आ जाएगा 2 - 8/3 दैट इज -6/3 दैट इज -2। यार y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। आपको p के कोऑर्डिनेट पता लग गए, दैट इज 3, -2। अब ये 3, -2 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन तैयार है, दैट इज 2x माइनस ये, यस, 2x - y + k = 0। यहां पर x की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3, y की वैल्यू आपको पता है दैट इज -2। पुट करेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बता रखा है, कभी कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसमें जब x और y को पुट करोगे तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा। तो 2 × 3 -2 + k = 0, 6 + 2 ये तो हो गया 8 + k = 0। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों का आंसर k = -8 आया होगा। ईमानदारी से बताना किसका यही आंसर आया था, क्योंकि ईमानदारी जरूरी है। तो बच्चों यार ये है ना, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और एग्जाम में जानबूझ के भाई लगाना सेक्शन फॉर्मूला ही था, इन्होंने क्या किया, बस जरा सा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट कर दिया, बीपी की जगह एबी दे दिया। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे अपन, एपी अपॉन बीपी की वैल्यू पहले निकालेंगे, क्योंकि रेशो ये पता होगा तभी तो पी पॉइंट निकलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात, चमक गया, बड़े आगे। तो ये पहला सवाल प्यारा सा आप लोगों के सामने सॉल्व हो गया। इसका आंसर बताना किस किस का आया। चलो कैलकुलेशन एक बार आराम से खुद से देखा करो, है ना, आंसर सबके सेम आने चाहिए। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, है ना। अब हर सवाल में ये नहीं बोलूंगा,
ये तो अब अपना है कि आपको खुद से करना है। जब खुद से आपके सवाल बनेंगे ना तो मेरे को बहुत सुकून मिलेगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी, है ना, कि यार जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, आप लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हो सही अप्रोच के साथ। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यार पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -1,3 एंड B9,8। अब यहां पे इन्होंने AP अपॉन BP ही दे दिया, K/1। ये मेरा A है, दैट इज -1, ये वाला तो अब सब कर लोगे यार, B9,8। मैं ये वाले सवाल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपके ही किसी एक दोस्त ने जिसका नाम प्रतीक सिंह है, उसने कमेंट में लिख के भेजा था कि सर वो लाइन वाले सवाल ले लेना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन मैंने सेकंड लेक्चर में कराया है, देखना उसको। आज मैं कुछ रैंडम लाइंस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या करना है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है AP अपॉन BP, भाई तीनों एक ही जगह लाई करेंगे तो ये आपका P पॉइंट है, AP अपॉन BP आपको दे रखा है K/1, है ना। इफ P पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ये कोई लाइन है जिस पे P पॉइंट लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दैट इज x - y + 2 = 0। तो बहुत ही बढ़िया है। K की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देखो P के कोऑर्डिनेट K के टर्म्स में निकल जाएंगे और आपको पता है P इस लाइन पे लाई कर रहा है तो पुट कर देंगे। तो P के कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया x, y है, तो x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज -1 × 1 + 9 × K। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट A का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, x कोऑर्डिनेट B का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन अपॉन K + 1। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से y भी निकल जाएगा, 3 × 1, कभी गलती नहीं करोगे, +8 × K अपॉन K + 1। ये बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो ये आएगा 9K - 1 अपॉन K + 1, ये आएगा 8K + 3 अपॉन K + 1। ये बेसिकली सेटिस्फाई कर रहे हैं इस वाली लाइन में, मतलब x - y + 2 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट P लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो बेसिकली इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे x और y। तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 9K - 1 अपॉन K + 1, है ना, -8K + 3 अपॉन K + 1 + 2 = 0। एलसीएम कभी लेना चाहो तो K + 1 एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा 9K - 1, ये -8K -3, ये माइनस के साथ दोनों माइनस हो जाएंगे, ये बनेगा +2K + 2 = 0। अब देखो 9K में से 8K गए तो K आएगा, K + 2K हो जाएगा 3K, है ना। -1 - 3 कितना होता है, -4, -4 + 2 कितना होता है, दैट इज -2 = 0, क्योंकि K + 1 उधर 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा तो 0 ही होगा, है ना। कोई भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/3। यार सिंप्लीफिकेशन में डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ स्टेप जंप भी कर रहा हूं तो इतना तो क्लिक होना चाहिए यार। इतनी तो हमने मैथमेटिक्स 10th की सीख ही ली है कि इतनी बातें तो समझ में आए। तो K की वैल्यू मेरे ख्याल से सबकी आ गई होगी, K = 2/3। आंसर सभी का ये आ रहा होगा। बड़े आगे पक्का नोट करिए। अब यार ये शो करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अगेन मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करा रखा है ना, कि शो करो कि पॉइंट कोलिनियर है। दो तरीके बताए थे, या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से शो करो या सेक्शन फॉर्मूले से करो। सेक्शन फॉर्मूले से समय कम लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि अंडर रूट वाला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं? मैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूं आलसी आदमी, मेहनत में करूंगा नहीं, है ना। तो कम समय वाली चीज हमारा समय बचाएगी, तो बिल्कुल लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तीनों पॉइंट आपके पास है, तीनों पॉइंट आपके पास है। पहले शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। तो ABC -6, -10, -4, -6, 3, -8। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर आपने K/1 क्यों माना?
किसी भी रेशो को अज्यूम करना है तो तुम m रेशो n लेके अपना ही काम बढ़ा रहे हो। दो वेरिएबल में क्यों लेना है भाई? जब तुमको रेशो नहीं दिया है, तुमको जब रेशो नहीं दिया है तो तुम रेशो क्या मानोगे? तुम रेशो क्या मानोगे? k रेशो 1। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। जब भी रेशो नहीं दिया है और कोलिनियरिटी चेक लगाना है तो क्या लगाना है कि भाई ए बी रेशो बी सी, लेट अज्यूम कि k रेशो 1 है। कभी k की वैल्यू सेम आ गई मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कभी k की वैल्यू अलग अलग आ गई मतलब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। ठीक, तो k रेशो 1 में ये अपना आ गया ए बी अपॉन बी सी, ये मैंने अज्यूम करा है। ओके, अज्यूम कर सकते क्योंकि k की वैल्यू इंटीजर नहीं है, k की वैल्यू इंटीजर नहीं है। k यहाँ पे 2/3 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, उस हिसाब से ए बी अपॉन बी सी का रेशियो अपन ऐसा मान सकते हैं। सॉरी, है ना। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये अपना -4 दे रखा है ना, ये -4 अपना दे रखा है, तो -4 बराबर -6 इंटू 1, भाई -6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू के अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो -4 के -4 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 के। इसको इधर बुलाएंगे या उधर बुला लो, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7 के की वैल्यू आ गई 2/7। ये तो k की वैल्यू एक तरफ से आई, कभी मैं y कोऑर्डिनेट में लगाता और वहां से भी k की वैल्यू सेम आ जाती, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूले से इस तरीके से चेक लगाना है कि अब ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, दैट इज 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, भाई 10 इंटू 1 y कोऑर्डिनेट ऑफ a का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ -8 का मल्टीप्लीकेशन k के साथ, अपॉन में तो k प्लस 1 ही आएगा, अपॉन में तो k प्लस 1 ही आएगा, है ना। k प्लस 1 ये उधर जाएगा तो ये आएगा 6k प्लस 6 बराबर 10 माइनस 8k, इधर बुलाओगे तो 14k बराबर 4, k बराबर देखो 2/7 ही आ रहा है, दोनों तरफ से k की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब a b c आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है। अब इन्होंने ये भी बोला कि ए बी अपॉन ए सी का रेशो ये है क्या, ए बी अपॉन ए सी का रेशो जो 2/9 कह रहा है, तो बिल्कुल अपना ये k क्या है, k अपना क्या निकला है, ए बी अपॉन बी सी। भाई ए बी अपॉन बी सी अपन ने k माना था, है ना, ए बी अपॉन बी सी अपना k आया है। ध्यान से बात को समझना, ए बी अपॉन बी सी अपना k है और k की वैल्यू आई है 2/7, है ना। अपने को ए बी अपॉन ए सी पे कॉमेंट करना है, ठीक। तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कभी अपने को निकालनी है, मानो मेरे पास ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया। मतलब मेरे को मानो ए सी अपॉन ए बी की कभी वैल्यू निकालनी है, तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी, ये बनेगा ए बी अपॉन ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए बी 1, अब बी सी अपॉन ए बी, भैया ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू पता है तो यहीं से बोल सकते हो कि बी सी अपॉन ए बी बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पे 7/2 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 9/2, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। देखो ए बी अपॉन ए सी 2/9 ही आ रहा है, यही तो सच दैट बोला है उन्होंने कि ए बी अपॉन ए सी विल बी 2/9, सच दैट। बात समझ में आई? तो सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान से पढ़ना। और फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे और आंसर तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो ए बी अपॉन ए सी 2/9, देखो सच दैट शो करना था, अपन ने शो कर दिया सारी बातें। ओके, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरह का किसी को तो नहीं है ना। के की वैल्यू दोनों तरफ से सेम आई, कभी दोनों तरफ से सेम नहीं आती, इसका मतलब पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर नहीं है, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कभी दोनों तरफ से रेशियो मतलब जो अपन ने माना
ए बी अपॉन बी सी का रेशियो दैट इज के वो सेम आ गया, मतलब दोनों तरफ से जब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। पहला सवाल यहां पे हो गया। अब ये देखना था कि ए बी अपॉन ए सी का रेशियो 2/9 है, तो वो अपन ने इस तरीके से निकाल लिया, मचा दिया, बड़े आगे। चलो अगला सवाल कुछ नाइन्थ के कॉन्सेप्ट अब लगेंगे ज्योमेट्री के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तो ये सवाल बहुत ओरली हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर तो क्या पता क्या क्या तुम लगाओगे, है ना। तो पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। ए बी सी डी वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। ओके, तो बना लेते हैं डायग्राम, तो मजा आ जाएगा, है ना। ये डायग्राम बना दिया, ये पॉइंट अपना ए है -2, 1, ये बी है a, 0। अब ए बी सी इधर ही बनाओगे दैट इज 4, बी ऑर्डर में चलना है, और डी इधर बनाओगे दैट इज 1, 2। ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। आपको वैल्यू बतानी है ए और बी की, और फिर लेंथ भी बतानी है सब साइड्स की। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, है ना, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये कभी मैं ओ मानूं तो मेरे को पता है कि ये जो AO होता है वो CO के बराबर होता है, और जो BO होता है वो DO के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने सब ये थियरम उनको प्रूव कर रखा है 9th में कॉन्ग्रुएंसी कर करके। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये साइड इसके बराबर, तो आपका समझ में आ जाएगा AO CO के इक्वल होता है, BO DO के इक्वल होता है ना। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, यहां से समझ में आ गया। देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तरीका क्या होता है मिड पॉइंट निकालने का, -2 + 4/2। मतलब मैं कभी ओ के कोऑर्डिनेट निकालू इस तरीके से तो -2 + 4/2, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, 1 + b/2। बहुत ही बढ़िया। तो यहां से o के कोऑर्डिनेट आ गए दैट इज 2/2, 1, और b + 1/2। बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि o जो है, o इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, o इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहां पे भी कभी मैं लगाऊं O के लिए तो 1 + a/2, और ये आ जाएगा 2 + 0/2। बहुत ही बढ़िया। तो यहां से O की वैल्यू आ गई a + 1/2, और ये आ गया 1। भाई ये दोनों O के कोऑर्डिनेट है, तो इधर से जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो इसके बराबर होगा, इधर से जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो उसके बराबर होगा। मतलब a + 1/2 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों O की बात की जा रही है, दोनों है तो O के कोऑर्डिनेट। मतलब a + 1/2 की वैल्यू कितनी है 1, और b + 1/2 की वैल्यू भी कितनी है 1। बहुत ही बढ़िया। तो a + 1/2 की वैल्यू भी है 1, और b + 1/2 की वैल्यू भी है 1। तो यहां से अपना आ जाएगा a = 1, और यहां से आ जाएगा b = 1। a और b 1 1 आ गए। अब a और b 1 1 आ गए, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c का, दैट इज 4, 1, और ये b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट इज 1, 0। भाई a की वैल्यू भी 1 रख दी, b की वैल्यू भी 1 रख दी। अब आपको साइड निकालना है, तो साइड अपन निकाले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे AD में, वही कोऑर्डिनेट पता है, तो AD में कभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को पता है यार क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 - 1 दैट इज -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 - 2। अपनी कॉपी में करते हुए चलोगे तो मजा आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, √10। इसी तरीके से आप AB भी निकाल के देख लो, भाई जो AD होगा वही BC होगा, देख भी पा रहे हो। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √10 ही आ रहा है। AB निकाल के देखो, -2 - 1 वापस से ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और 1 - 0 1 का स्क्वायर, अगेन √10। यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो AB है
वो इक्वल है BC के, वो इक्वल है CD के, वो इक्वल है AD के। मतलब ABCD इज अ रोम्बस। भाई वो जो पैरेललोग्राम दिया था सवाल में, वो पैरेललोग्राम नहीं है, सब साइड बराबर है और सबकी जो लेंथ है वो इक्वल है √10 यूनिट्स के। मेरे ख्याल से ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और बता दिया कि लेंथ ऑफ द साइड कितनी है। सब जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ किसके बराबर है? √10 के बराबर है। बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है। बड़े आगे चलो, अगला सवाल। ए बी सी आर 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले चौथी वर्टाइसेस को निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो लंबा हो जाएगा, है ना। अगेन लगाना, यहां पर भी मैं हिंट दे देता हूं, लगाना क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद से, फिर सॉल्यूशन देखो। वीडियो को पॉज कर लेना यहां पे, है ना। ये वाला सवाल बनाना चाहिए, कभी पिछला वाला नहीं बना तो कोई बात नहीं, एक बार समझा दिया अप्रोच, है ना। वही लॉजिक लगाऊंगा यहां पे वापस से। सी क्या है? 9,4 और डी मेरे को पता नहीं है, तो मैं डी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं कि यार डी के कोऑर्डिनेट है मानो x, y, ठीक। और ये जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका? डीसी का। मतलब यहां कहीं पे ई पॉइंट लाई कर रहा है। तुमको एरिया किसका निकालना है? ए डी ई का। इस प्यारे से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो तुम्हारा टारगेट पता है क्या है? तुमको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, मतलब डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सबसे पहले। उसके बाद तुम आगे की गतिविधि करोगे। इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका तो अगेन वही, भाई इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब देखो दो डायगोनल बनेगी कुछ इस तरीके से। ये बनी तुम्हारी एक और ये बनी दूसरी, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ओ पर। तो ओ के कोऑर्डिनेट कभी मैं यहां से देखूं तो 6 + 9, ओ के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट होगा एसी का, तो 6 + 9 अपॉन 2, है ना, और 1 + 4 अपॉन 2, है ना। इसी तरीके से ओ के कोऑर्डिनेट बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, तो x + 8 अपॉन 2 और y + 2 अपॉन 2। कितनी आसानी से फोर्थ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। यहां पे अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो बहुत लंबा जाता। तो x + 8/2 को, x + 8/2 को, भाई मैं क्या कर रहा हूं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, x1 + x2/2। ये o क्या होगा? मिड पॉइंट एसी का, और bd का भी मिड पॉइंट है, तो 8 + x/2। ये दोनों x के कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट इसका इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों o के ही x कोऑर्डिनेट है। तो वही लॉजिक लगा दिया वापस से। 9 + 16 15/2, यहां से x की वैल्यू आ गई 7। इसी तरीके से y + 2/2 बराबर है 5/2 के, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 7,3। तुम्हारा a है, d है, e क्या है? मिड पॉइंट है CD का, लिखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अगेन 7 + 9 16 अपॉन 2, दैट इज 8। 3 + 4 7 अपॉन 2। बहुत ही प्यारा। आ गए सब। A पता है, D पता है, E पता है, तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? तो यहां लिख दूं क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ। x1 लिखते हैं तो y2 - y3 प्लस x2 लिखते हैं तो y3 - y1 प्लस x3 लिखते हैं तो y1 - y2 पे मॉड लग जाए। ये एरिया का फॉर्मूला है, सब पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो कभी मैं ए डी ही बना दूं, ये ए डी ई बना दिया मैंने, ये ए है, ये डी है और ये ई है। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन बन गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? 6,1, बहुत ही बढ़िया। डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7,3, अभी निकाले अपन ने। और ई के कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज 8,7/2। ई के कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत तो नहीं, ई डीसी का मिड पॉइंट है, तो 9 + 7 16 होगा, अपॉन 2 8 हो जाएगा। 3 + 4 7 अपॉन 2 7/2 ही रहेगा। ये आ गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ। x1 6 लिखा, तो बाकी के y2 - 3 - 7/2, ठीक।
प्लस 7 लिखोगे, है ना, 7 लिखोगे तो 7/2 माइनस 1 प्लस 8 लिखोगे तो बाकी का बचा हुआ 1 माइनस 3 और मॉड लगा दोगे। तो इधर अपन देखें तो हाफ 3 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, -1/2, तो 6 इंटू -1/2 प्लस 7 इंटू ये 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। बहुत ही बढ़िया। 7 माइनस 2 5, 5/2 प्लस 8 इंटू -2, ये कितना हो गया देखो जरा ध्यान से, ये 3 हो गया। तो 1/2 आया, -3 हुआ, प्लस 35/2 हुआ, -16 हुआ। अब ये -3 और -16 कितना होता है, -19, और -19 इंटू 2 हो जाएगा -38 प्लस 35/2। मैंने बहुत आगे 2-3 स्टेप जंप करके सीधे ये लिख दिया भाई। पहले 2 एलसीएम लोगे तो -6 हो जाएगा, और उधर -32 वो मिलके -38 बन जाएगा, ये +35, ये -3/2 बन जाएगा। तो -3/2 मॉड के बाहर आएगा तो +3/2 ही आएगा, और इंटू 1/2 होगा तो ये 3/4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा ट्राइंगल ADE का। बहुत ही आराम से देख लो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। केवल फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है। तरीका x1 लिखा तो y2 माइनस y3 किया, फिर x2 लिखा तो y3 माइनस y1 किया, फिर 8 को लिखा तो 1 माइनस 3 किया, मतलब x3 लिखा तो y1 माइनस y2 किया, और निकाल दिया आंसर। बड़े आगे चलिए, सवालों का आज ये सफर चलता रहेगा। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ कमेंट में। क्या करें अब बताओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये अपना A बना दिया, ये अपना B बना दिया। ये A है, -2। देखो यार ये वाला सवाल कौन कौन बनाता है, -2, -2, ये मेरा B है, दैट इज 2, 8। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये मान लिया पहला, दूसरा, तीसरा। 3 कोऑर्डिनेट निकलेंगे तभी 1, 2, 3, 4 हिस्से बन जाएंगे। तो ये मान लिया अपन ने C, D, E, या कोई दूसरे मानने हैं तो P, Q, R मान लो ना, जो मन पड़े वो मान लो। P, Q और R, ये ऐसे 3 पॉइंट है जिसकी मदद से ये AB लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये आपका A है, ये आपका B है। 4 इक्वल पार्ट्स में ये AB लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गई। आपको P, Q, R की वैल्यू निकालनी। कभी मेरे को P की वैल्यू निकालनी, मानो भाई ये सब इक्वल पार्ट है, ये सब इक्वल पार्ट है, मतलब इन सब इक्वल पार्ट को कभी मैं मान लूं यार ये X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, ठीक। अब केवल इतना देखो, मेरे को मेरा टारगेट है P के कोऑर्डिनेट निकालना। इन सवालों को करने का तरीका, मेरा टारगेट है P के कोऑर्डिनेट निकालना। 4 इक्वल पार्ट में अपन ने बना दिया, मतलब AP बराबर है PQ के, बराबर है QR के, बराबर है RB के, और वो सब है बराबर X के। तो कोई मुझसे पूछे कि AP अपॉन BP कितना है, AP अपॉन BP, भाई AP अपॉन BP कितना है, तो AP X है, और BP के लिए PQ, QR और RB तीनों मिलके PB बनेगा, दैट इज 3X। तो ये 1/3 है, तो रेशियो जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो रेशियो जो होगा वो 1/3 होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस से तोड़ के ऐसे बनाता हूं, ये A हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया। मेरा अभी मेन टारगेट है पहले P के कोऑर्डिनेट निकालना। AP अपॉन PB मेरे को पता लग गया 1/3 है, समझ में भी आ रहा है ना। तो यार ये 1/3 है, तो P के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकल सकते हैं, -2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। कभी मैं मानूं P के कोऑर्डिनेट मान रहा हूं x1, y1, इसको मान रहा हूं x2, y2, और इसको मान रहा हूं x3, y3। तो P के कोऑर्डिनेट कभी मैं x1 मान रहा हूं, तो x1 की वैल्यू कभी मैं देखूं तो इधर जो x कोऑर्डिनेट है A का, दैट इज -2, इधर मैं कभी लिख दूं x कोऑर्डिनेट, है ना, -2 कॉमा कितना है बच्चा, -2, है ना। और B कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 8, बहुत ही बढ़िया। तो x1 की वैल्यू लिखनी है, तो -2 इंटू 3 प्लस
2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो रहा है? -4 अपॉन 4 दैट इज -1। ये तो x1 की वैल्यू हो गई। कभी p के कोऑर्डिनेट मैंने माने x1 y1, तो ये x1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से y1 की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो। y1 के लिए क्या करोगे? -2 इंटू 3, बहुत ही बढ़िया, प्लस 8 इंटू 1, बहुत ही बढ़िया, अपॉन में 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, यह आ जाएगा 1/2। ये y1 की वैल्यू आ गई 1/2। पहली चीज हो गई, p के कोऑर्डिनेट निकल गए। इसी तरीके से q और r के भी निकाल सकते हो। q के लिए क्या होगा? इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब q तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ए बी का। भाई इधर भी 2 इक्वल पार्ट बन रहे, इधर भी 2 इक्वल पार्ट बन रहे, मतलब 2x और 2x बेसिकली 1:1। ए क्यू अपॉन बी क्यू की वैल्यू देखूं मैं, ए क्यू अपॉन बी क्यू की वैल्यू देखूं तो वो आ रही है 2x अपॉन 2x दैट इज 1/1। मतलब q तो मिड पॉइंट है ए बी का, तो सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा -2 + 2 0 और -2 + 8। q के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली इस तरीके से निकल जाएंगे कि यार ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे a का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है ना, और b के कोऑर्डिनेट कितने? 2, 8। तो इधर अपन देखें तो -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 8 6/2 दैट इज 3, 0,3 q के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब r के कोऑर्डिनेट निकालने, तो ar अपॉन br की वैल्यू देखो, ar अपॉन br की वैल्यू मतलब 3x अपॉन x, 3:1। 3:1 सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा। ये a है, ये r है, ये b है। फील आ पा रहा है कि नहीं? a के कोऑर्डिनेट पता है दैट इज -2, -2, b के कोऑर्डिनेट पता है 2, 8, ar आपका 3 है और ये 1 है। ar रेशो br आपका 3:1 है, क्योंकि ar में पूरा आ जाएगा x x x, ये पूरा बन के ar बनेगा दैट इज 3x और वो x, 3:1। -2 का मल्टीप्लीकेशन, ये अपन ने क्या माना था? x3, y3। तो कभी मैं x3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा? -2 इंटू 1 + 2 इंटू 3 अपॉन 3 + 1 दैट इज 4। कितना आ रहा है? 6 में से 2 गए तो 4/4 दैट इज 1। इसी तरीके से मैं y3 की वैल्यू निकालना चाहूं, है ना, y3 की वैल्यू निकालना चाहूं, यहीं से इसको देखना, y3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो -2 इंटू 1 + 8 इंटू 3 अपॉन 3 + 1। 8 3 सा 24 में से 2 जाएंगे तो 22/4 मतलब 11/2, 11/2 ये आंसर हो जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल से निकल गए। ये आया आपका 1, 11/2, दिस इज योर r कोऑर्डिनेट, दिस इज योर q कोऑर्डिनेट 0,3 एंड दिस इज योर p कोऑर्डिनेट। p कितना आ रहा है? दैट इज -1, 1/2। ये p आ गया। p q r सब निकल गए। 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट, कुछ भी आ जाए। डायग्राम बनाना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 3 कोऑर्डिनेट निकलेंगे। 5 इक्वल पार्ट में होता तो 4 कोऑर्डिनेट निकलते, है ना। बस वही दिमाग में लगाना है। वो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन एक कराया था, है ना, होमवर्क दिया था, उसको भी देख लेंगे। ये वाला बना दिया तो वो तो अब खुद से ही कर लोगे। बड़े आगे चलो। अब यार ये कुछ प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कि अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन है। आयुष करके एक लड़का है जो शुरू करता है अपनी वॉकिंग, अपने घर से ऑफिस की ओर पैदल अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कर रहा है, अपने घर से ऑफिस की ओर। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, ऑफिस जाने के पहले वो बैंक गया, है ना। बैंक से वो अपने बेटी के स्कूल गया और बेटी के स्कूल से वो ऑफिस गया, है ना। तो एक तो ये था कि वो घर से सीधे ऑफिस चला जाए, पर उसने डायरेक्ट ना जाने की बजाय उसने क्या सोचा कि यार मेरे कुछ काम है बैंक में, उसको कुछ काम था तो बैंक चला गया, फिर बैंक से वो अपने बेटी के स्कूल चला गया, फिर ऑफिस गया। ठीक, ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग his office? Assume that all the distance covered are in a straight line
इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, देखो सबके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हाउस को मैं H से लिख रहा हूं, H का कोऑर्डिनेट है 2,4, स्ट्रेट लाइन में ही वो ट्रेवल कर रहा है। बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं B से, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए 5,8, स्कूल दे दिया उसको 13,14 और ऑफिस के कोऑर्डिनेट दे दिए दैट इज 13,26। ठीक, तो जर्नी क्या थी, हाउस से गया बैंक, बैंक से गया बेटी के स्कूल और बेटी के स्कूल से गया ऑफिस। ये वाले में HB का कभी मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 गए तो 4 का स्क्वायर, ये HB आ गया। इसी तरीके से बैंक से स्कूल का डिस्टेंस कभी निकालना चाहूं, ये बैंक के कोऑर्डिनेट है, ये स्कूल के कोऑर्डिनेट है, 13 में से 5 गए तो 8 का स्क्वायर प्लस 14 में से 8 गए तो 6 का स्क्वायर। क्या आसान सवाल है, लैंग्वेज को देख के घबराने का नहीं है, सवाल में बस केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और स्कूल से ऑफिस जाने में, स्कूल से ऑफिस जाने में 13 में से 13 खत्म, 26 में से 14 दैट इज 12, भाई 12 का स्क्वायर, ये बनेगा 12 का स्क्वायर। तो ये बना अपना 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 110 और ये 144, ये 12, 5 10 12 इस तरीके से बन गया। तो हाउस से लेके ऑफिस तक कभी वो इस तरीके से जाता है तो 5 + 8 + 12 टोटल कितना चला, दैट इज 25 किलोमीटर्स चल गया। 25 सॉरी 5 + 8 नहीं है 10 है ना, 10 है ना, 8 क्यों लिख दिया, 10 + 12 कितना चल गया टोटल 27 किलोमीटर। हाउस से ऑफिस कभी वो ऐसे जाता है कि पहले मैं बैंक जाऊंगा तो हाउस से बैंक में 5 चल गया, फिर बैंक से स्कूल में 10 चल गया, स्कूल से ऑफिस 12, तो हाउस से लेके ऑफिस तक में उसने कितना ट्रैवल करा, 12 + 5 17 + 10 27 किलोमीटर वो चला। कभी वो डायरेक्टली जाता, मतलब हाउस से सीधे जाता ऑफिस, तो HO देखे अपन, है ना, HO देखे अपन, तो वो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, दैट इज 13 में से 2 गए तो वो आ रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 26 में से 4 गए वो कितना आ रहा है 22 का स्क्वायर। 26 में से 4 गए 22, 13 में से 2 गए 11 आएगा, है ना, 12 नहीं आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, 11 आएगा, बहुत बढ़िया। तो 11 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, कभी मैं देखूं तो यार इधर भी 11 का स्क्वायर है, इधर भी 22 को मैं लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर, है ना, इंटू 2 का स्क्वायर, यही मिलके 22 का स्क्वायर बनता है। 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 11 इंटू 2 को कंबाइन करके 22 का स्क्वायर बोलते हैं। तो 11 का स्क्वायर कभी मैं कॉमन निकाल लूं तो 11 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। अब 11 इंटू √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू कितनी होती है 2 पॉइंट, देखो जिनको याद नहीं है कैसे निकलती है √5 की वैल्यू, वो वाला तरीका अपने को पता है, 2 2 जा 4, है ना, इधर +2 करा, इधर 4 करा, या 1, ये 0 0 हो जाएंगे, 2 0 उतरते हैं, ये लगा डेसिमल, है ना, 4 की टेबल में अब 100 तो 45 5 जा तो 43 भी ज्यादा हो जाएगा, 42 में ही लेंगे तो ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा 4, ये 4, है ना, 42 2 जा ये आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 16, फिर 00 आया इस तरीके से। तो 2.2 है ना, अप्रोक्सीमेटली अपन ले लेते इतना, और एक और डेसिमल लेना है तो देखो 4 4 की टेबल कितनी बार बोलूं, तो देखो 4 4 4 बोल दूंगा तो वो तो 1600 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ही कुछ आएगा, तो इधर 2.23 कुछ आता है ना। तो 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 2 जा 22 एंड 3 25, 11 2 जा 22 एंड 2 कितना होता है भाई 22 एंड 2 दैट इज 24, तो ये आया 24.53 किलोमीटर। कितना एक्स्ट्रा चला, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस 27 चला, पर चलना कितना था 24.53, तो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, दैट इज आपका आ जाएगा 6 में से 4 2.47 किलोमीटर।
डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा चला अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स आया अपना। ठीक, ये किसको नहीं आता, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना। मैंने तुमको बोला था 2 की 1.414 वैल्यू होती है, 3 की 1.732 होती है, 5 की 2.235 होती है। तो ये वैल्यूज कभी याद होगी, ये वैल्यूज कभी याद होगी तो तुम लोग आसानी से सीधे डायरेक्टली लिख पाओगे, ये समय तुम्हारा बच जाएगा। तो वैल्यूज याद कर लेना, ठीक है। तो ये अब सबका आ गया आंसर, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सवाल समझ में आया है ना। तो ये प्यारा सा सवाल हो गया एक अपना। बड़े आगे, अच्छा अब कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाते हैं। एक स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंड हो रहे रोज एंड कॉलम में इन दिस प्लेग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। अभी 26 जनवरी निकली, ड्रिल होती है लेफ्ट एंड राइट वो वाला, उसके लिए स्टूडेंट्स अरेंज हो रहे हैं। तो 4 स्टूडेंट है, ए बी सी डी, 4 पोजीशन है ये स्टूडेंट की। ये फिगर आपके सामने बहुत प्यारा सा बना रखा है, इस फिगर को देखो, सबको दिख रहा है क्लियरली, ये फिगर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि जसपाल करके एक बालक है, उसको मैं इन सब के बीच में प्लेस कर दूं, मतलब जसपाल का डिस्टेंस ए से भी बराबर हो, बी से भी बराबर हो, सी से भी बराबर हो और डी से भी बराबर हो। क्या ऐसी कोई पोजीशन पॉसिबल है? ये 4 पोजीशन पे इनको अरेंज किया, पहले इनके कोऑर्डिनेट देखें तो ये आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कि यार ये आपका 0,0 है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो डी के कभी कोऑर्डिनेट निकालने, चलो पहले ए के निकालते। तो ए कहाँ है एक्स कोऑर्डिनेट में 3 पर, और वाई में कहाँ है 5 पर। तो ए का कोऑर्डिनेट तो सबको समझ में आ गया, दैट इज 3,5। भाई एक्स में 3 गए, वाई में 5 गए, बहुत बढ़िया। ये हॉरिजॉन्टल एक्स होता है, वर्टिकल वाई होता है, बहुत ही बढ़िया। ये तो सब हमने 9th में पढ़ा है, आप क्या करा रहे हो। एक्स 7, मतलब कभी बी की बात करूं तो एक्स में 7, बी में, वाई में कितना गया 9, तो 7,9। सी कितना है, एक्स में 11, वाई में 5, 11,5। और डी की बात करूं तो 7,1। ये अपने चारों कोऑर्डिनेट आ गए। अब मेरे को जसपाल को मैं जे से लोकेट कर रहा हूं, मेरे को जसपाल की पोजीशन बतानी जो इक्वी डिस्टेंट हो ए बी सी डी से। पहला क्वेश्चन यही है, इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल इन सच अ वे दैट ही इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 पॉइंट, मतलब ए जे इक्वल हो बी जे के, इक्वल हो सी जे के, इक्वल हो डी जे के। अब बच्चे क्या करते हैं, जसपाल का पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, ए जे बी जे सी जे और डी जे, लगाएंगे 4 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। इतना लेंदी नहीं करना है, पॉइंट्स को देखो कितने प्यारे पॉइंट्स तुमको दिए हुए। कभी मैं इन सबको ज्वाइन करूं, कभी मैं इन सबको ज्वाइन करूं, तो एक फिगर मेरे के सामने तैयार हो रहा है। ये फिगर को कभी देखोगे ए बी सी डी को, यार ये ए बी का डिस्टेंस कभी देखे तो 7 - 3 4 का स्क्वायर, 9 - 5 4 का स्क्वायर, 16 है ना। दोनों तरफ से 4 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये 4√2 हो गया ए बी की वैल्यू। इसी तरीके से बी सी देखो, 11 - 7 4, 5 - 9 4, ये भी 4√2 है, ये भी 4√2 है, और ये भी 4√2 है। दिख ही रहा है, वो इतने प्यारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे डिस्टेंस बराबर है, सारे डिस्टेंस बराबर है। कभी मैं बी डी देखूं, डायगोनल के डिस्टेंस बी डी और ए सी, ये मेरी 2 डायगोनल है। कभी मैं इन दोनों डायगोनल को भी देखूं, है ना, इन दोनों प्यारी प्यारी डायगोनल्स को भी देखूं, ये मेरी ए सी और ये बी डी, ये जो 2 डायगोनल्स है ना, इनको भी कभी मैं देखूं ए सी और बी डी को, तो मैं बी का कभी बात करूं तो ये तो सेम ही है, तो 9 - 1 8 आ जाएगा बी डी की वैल्यू, है ना, 8 यूनिट्स डिस्टेंस फॉर्मूले से। और ए सी की बात करूं, ए सी तो वो भी 8 यूनिट आ जाएगा, मतलब डायगोनल बराबर है, चारों साइड बराबर है और डायगोनल्स बराबर है। देखो यहां पे प्यारी बात क्या है कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है सी डी के, वो इक्वल है ए डी के। और एक और प्यारी बात है, दोनों डायगोनल बराबर है। ये कब होता है, जब ये स्क्वायर होता है। भाई चारों साइड बराबर, दोनों डायगोनल बराबर, मतलब ये फिगर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो ये होता है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट,
यही जसपाल की पोजीशन होगी, जो कि मिड पॉइंट होगा AC का और मिड पॉइंट होगा BD का। A के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है। 11 + 3 कितना होता है 14, 5 + 5 कितना होगा 10, 10/2 मतलब 5। भाई जसपाल मतलब यहीं पे होगा कहीं पे, तो जसपाल को कभी बिना मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी तुम देखो तो जसपाल की पोजीशन क्या है 7,5। सीधे जसपाल की लोकेशन निकल गई 7,5। भाई वो बराबर, अब 7,5 का डिस्टेंस देख लो, सब जगह से 4 यूनिट्स आएगा, सब जगह से 4 यूनिट्स आएगा। देखो 7 - 3 4, क्यों 4 यूनिट आएगा देखो ध्यान से, क्यों 4 यूनिट आएगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तभी तो ये 4√2 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तभी तो ये 4√2 होगा। इस तरीके से सोचना रहेगा, इतना लेंदी जाना नहीं है तुमको कि तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 4 बार। डायग्राम को देखो, डायग्राम बना हुआ है, तुम्हारे पास जसपाल की लोकेशन आ गई 7,5, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन करना है डिस्टेंस बिटवीन C और D, कर रखा है, तो दूसरे का आंसर भी आ गया 4√2, है ना। इधर लोकेशन क्या है पॉइंट 7,5। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अरे ये फिगर क्या बना इन सब पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, ABCD एरिया इसका एरिया बताना, तो 4√2 का स्क्वायर, 16 × 2 32, एरिया भी आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना आसान सवाल था, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं थी, ओरली कर दिए सारे तीनों सवाल। तो इस तरीके से सोचो, है ना। बड़े आगे, ये तो 9th लेवल का क्वेश्चन आ गया, बड़े आगे चलो। तो यार यहां पर एक और प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए, करो खुद से अटेम्प्ट। क्या कह रहा है, इफ A is not equal to B is not equal to C then prove that these 3 points are non-collinear। कौन से 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को क्या प्रूव करना है, नॉन कोलिनियर। हमें पता है कभी भी कोलिनियरिटी चेक लगाते तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाते हैं या सेक्शन फॉर्मूले से लगाते हैं। एक और तरीका होता है कोलिनियरिटी चेक लगाने का, दैट इज एरिया वाला। एरिया वाला कभी एरिया ऑफ, भाई 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक होगी, 3 पॉइंट से ही ट्राइंगल बनता है, तो यार उन तीनों पॉइंट को कभी मैं ट्राइंगल के वर्टाइसेस मान लूं, है ना, तो कभी वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हुए तो दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। भाई तीनों पॉइंट कभी नॉन कोलिनियर हुए तो दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल, और दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल जिसका एरिया कुछ होगा। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यार तीनों पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। कॉन्सेप्ट ये है ना। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि यार पॉइंट्स कैसे, कोलिनियर है। मतलब उस केस में ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे, तो इनका एरिया निकालोगे। भाई लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। एरिया तो प्लेन फिगर का होगा, ट्राइंगल इनका कुछ एरिया आएगा। तो जब एरिया कुछ आए मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। कभी एरिया इक्वल टू 0 आ जाए मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स कैसे, जब एरिया कुछ आए तो पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। जब एरिया 0 आ जाए मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस इसी को लगाना है, एरिया लगा देते हैं यहां पे फटाक से। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब मेरे को नॉट इक्वल टू 0 शो करना है, तो हाफ। मैंने मान लिया ये a,a² है, ये b,b² है, और ये c,c² है। तो हाफ a क्या आएगा, b² माइनस c² प्लस b, c² माइनस a² प्लस c, a² माइनस b²। बहुत ही बढ़िया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को। a के साथ b² माइनस c², b के साथ c² माइनस a², c के साथ a² माइनस b², हाफ। अब ध्यान से देखो, यहां से अपन b² माइनस c² को लिख सकते हैं b प्लस c एंड b माइनस c, है ना। इसको जरा ओपन करें तो ये बन रहा है bc² माइनस ba² प्लस ca² माइनस cb²। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे इतनी सारी टर्म्स लिखी है, मैं इसको फैक्टराइज करके एक टर्म में बदलना चाह रहा हूं, ताकि मेरी ये जो कंडीशन है मैं ये यूज करके शो कर दूं कि मेरा जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है वो नॉट इक्वल टू
जीरो आ रहा है, मतलब मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूं, इतनी सारी टर्म्स को किसी सिंगल टर्म में मैं लिख दूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिख दूं। तो यार यहां पे ध्यान से मैंने देखा तो ये बी सी स्क्वायर दिख रहा है और ये सी बी स्क्वायर दिख रहा है। इन दोनों में से कभी मैं बी सी को कॉमन निकाल लूं या माइनस बी सी को कॉमन निकाल, तुमको कभी बी सी को कॉमन निकालना है वो भी निकाल सकते हो, या माइनस सी बी को निकालोगे तो बी माइनस सी ही फैक्टर बन जाएगा। तो यहां बी माइनस सी का एक फैक्टर है, तो मैं इन दोनों में से कभी माइनस सी बी को कॉमन निकालूंगा तो इधर से माइनस सी आएगा और उधर से प्लस बी आएगा, तो ये भी बी माइनस सी ही बनेगा। भाई सी बी कॉमन निकल गया तो इधर से माइनस सी लिख दिया, उधर से बी आएगा, तो ये बन गया। इन दोनों को यूज करके ये, अब इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखोगे तो ये माइनस बी ए स्क्वायर है और ये प्लस सी ए स्क्वायर है। कभी मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, कभी मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो यहां से प्लस बी आएगा, इधर से माइनस सी आएगा। बहुत ही बढ़िया। तुमको यार एक प्यारी सी चीज दिख रही होगी, तुमको सबको एक प्यारी सी चीज दिख रही होगी, सर सब जगह आपने बी माइनस सी बना दिया। निकालो कॉमन, निकाल लो बी माइनस सी को भी कॉमन, निकल जाएगा। तो बी माइनस सी को भी कॉमन निकाल दिया, तो हाफ बी माइनस सी को आप कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा? कभी हाफ बी माइनस सी आपने कॉमन निकाल लिया, मॉड के अंदर ही रहने दो, है ना, मॉड के अंदर कॉमन निकाल लिया, ठीक। बी माइनस सी कॉमन निकाला तो इधर बचा ए बी प्लस सी माइनस बी सी। भाई सी बी को मैं बी सी भी लिख सकता हूं, बी माइनस सी कॉमन निकल गया तो, और उधर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जरा, हाफ बी माइनस सी, अब कुछ और कॉमन निकल रहा है, ये ए बी है, ये ए स्क्वायर है। कभी मैं ए कॉमन निकाल लूं इस ए बी और में से तो इधर बी बचेगा, उधर माइनस ए बचेगा, और इस सी ए सी में और बी सी में, मतलब देखो इसको कभी तुम ओपन करोगे तो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर। तो मैं इन दोनों में से ए कॉमन निकाला तो बी माइनस ए बचा, इन दोनों में से सी कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में से सी कॉमन निकालूंगा तो यार ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यार ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी, इसको भी b माइनस ए बनाने के लिए क्या माइनस वन से कर देंगे कॉमन निकाल के, तो ये बना b माइनस ए माइनस सी a माइनस बी। कॉमन निकालने में एक्सपर्ट हो तो मचा दोगे। हाफ देखो कुछ प्यारा सा बन रहा होगा, है ना। b देखो, अरे क्या करा मैंने, माइनस वन कॉमन निकल जाएगा तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे ना, यहां से माइनस वन कॉमन निकाला तो ही तो माइनस सी हुआ, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। अब बी माइनस ए भी कॉमन निकल जाएगा तो ये बी माइनस सी हुआ, बी माइनस ए भी कॉमन निकल गया तो बचा क्या, ए माइनस सी हाफ। ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब उन्होंने बोला है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ आएगा, वो डिवाइड बाय टू होगा तो कुछ आएगा। तो यहां कह सकते हैं यार एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था, काफी दिमाग से चीजों को समझना है। बी माइनस सी पहले कॉमन निकाला, फिर बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से इधर अपन ने देखा तो यार ये b माइनस ए बन रहा है, ये a माइनस बी बन रहा है, तो माइनस वन कॉमन निकाला, माइनस सी करके b माइनस है, तो b माइनस ए पूरे में से कॉमन निकल गया तो इधर फिर a माइनस सी बचेगा। इस तरीके से बना। ये रिलेशन अपने को गिवन है सवाल में कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। कभी ये नहीं है तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आई होप ये वाली बात सबको चमकी होगी। काफी आसान प्रॉब्लम था, मचाया होगा सबने, केवल कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट था। तो इससे अपन कह सकते कि पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। एरिया अपन ने नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव कर दिया तो पॉइंट्स कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। तो आपके पास तीन तरीके हो गए कोलिनियरिटी के, एरिया वाला, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। बढ़े आगे। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि यूज सिंपल मेथड्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स।
अब यार ये क्वेश्चन तो होमवर्क दे सकते हैं। ए बी मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट किसका, इसका। यार ये तो खुद से अटेम्प्ट करो यार, थोड़ा बहुत होमवर्क क्या, इसका मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे कभी डाउट आता है तो बच्चों इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, कुछ भी नहीं है यार इस सवाल में। ए बी मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए बी लाइज ऑन दिस लाइन, इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, उसको आ गया आपको समझ, कर लोगे आप, है ना। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर रिस्पेक्टिवली, ए आपका 1,1 है, बी आपका 7,-3 है, सी आपका 12,2 है एंड डी आपका 7,21 है। एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व कर दिया, बहुत ही बढ़िया। जिनसे नहीं हुआ उनको मैंने तरीका बताया था एक और, कि या तो आप दो ट्राइंगल बना लो, या तो आप दो ट्राइंगल बना लो, है ना। उस वाले से कभी कर रहे हो तो वेरी गुड है, उससे नहीं कर रहे हो तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था आपको, है ना, नोट्स में लिखा हुआ होगा आपके। क्या था फॉर्मूला भाई, चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो मैंने बोला था तरीका ये है कि हाफ x1 y1 x2 y2, इस तरीके से ऑर्डर में लिखा है, x3 y3, जहां तक दिए हुए कोऑर्डिनेट x4 y4 खत्म हो गए, x1 y1 आखिरी में लिख देना, मॉड लगा देना। करो x1 y2 x2 y3 x3 y4, इनका मल्टीप्लीकेशन, है ना। इनका मल्टीप्लीकेशन करके इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देना इनके मल्टीप्लिकेशन में से। एक तरीका तो ये। किसी ने क्या किया होगा, डायगोनल खींच दी होगी कि सर पहले अपन ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो हाफ आपने बताया है ए सी डी ट्राइंगल को देख रहे हैं हम, है ना, ए डी सी बोल लो, है ना, क्योंकि मैं इस तरीके से देख रहा हूं। ए डी सी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लगाते वक्त। 1 लिखा, 21 - 2 भाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मैंने इसको माना 7, तो 2 - 1 बहुत ही बढ़िया, प्लस फिर क्या आएगा 12, है ना, 12 और 12 के साथ 1 - 21, बहुत ही बढ़िया, मॉड लगा दिया था। तो हाफ कितना आ रहा है ये, 21 में से 2 गए तो दैट इज 19 प्लस 7 और ये आ जाएगा आपका 20 माइनस का और 12 तो -240, बहुत ही बढ़िया। 19 + 7 कितना हो रहा है, दैट इज 26, 26 240 में से जाएगा तो आपका आ जाएगा 214, है ना, 214 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 214/2, यह आ जाएगा 107। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 107। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो ए बी सी का। अगेन क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल में तोड़ दिया, अब ए बी सी का निकालना है तो उसका एरिया निकाल लो। तो मैं ए सी बी का निकाल लूँ या किसी भी ऑर्डर में लिख लो, है ना। तो दूसरा ट्राइंगल अपना ये बनेगा, ये बना 1,1, है ना। फिर सी कितना है आपका 12,2 और बी कितना है आपका, दैट इज 7, -3। तो कभी मैं इसको हाफ 1 लिख रहा हूं तो मैं ऐसे चलूंगा, है ना। तो 2 - +3 फिर +12 -3 - 1 दैट इज -4 +7 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है 1 - 2 दैट इज -1, बढ़िया। ये बना हाफ 2 + 3 5 -48 -7 कितना बन रहा है देखो ध्यान से, हाफ -48 और -7 हो जाएगा -55 में से 5 गए तो 50 बचेगा, है ना, माइनस का ये बनेगा 25 इधर से एरिया आया, उस ट्राइंगल का एरिया कितना 107, टोटल 107 में 25 को जोड़ोगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 1 3 और 1 132 स्क्वायर यूनिट्स। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया था,
लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दो ट्रायंगल में तोड़ के कर सकते हो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना था, ये मेरे जो व्हाइट एरोज है इनको ऐड करना था, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। भाई ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा और ये x4 y4 हो जाएगा। और उसमें से घटा देना x2 y1 x3 y2 x4 y3 x1 y4। ये मैंने करा था डिस्कस लास्ट क्लास में, वही फॉर्मूला यूज कर। बड़े आगे चलो, ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिया था। इसको भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कुछ बच्चों ने किया, कुछ से नहीं हुआ। क्या था, अभी तो मैंने यार वो 4 इक्वल पार्ट वाला सिखा दिया। जब भी ट्राइसेक्शन की बात हो, ए बी 4 कॉमा -1, ए कितना है 2 कॉमा -3, है ना। अब तुमको पॉइंट निकालने हैं, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, क्योंकि सब x x x हो जाएगा। तो AP अपॉन BP की मैं बात करूं तो दैट विल बी x अपॉन 2x, वो हो जाएगा 1/2, मतलब ये 1 और वो 2। तो P के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली, अब मैं ओरली करूंगा, हाँ यहां पे मैं बना देता हूं डायग्राम एक छोटा सा, A P और B 1:2। A के कोऑर्डिनेट कितने 2 -3 और B के कोऑर्डिनेट कितने 4 -1। तो 2 × 2 4 + 4 कितना हो गया 8, 8/3 -3 × 2, -3 × 2 दैट इज -3 × 2 -6, है ना, -6 -3 × 2 -6 -1/3 दैट इज -7/3। इसी तरीके से Q की बात करें तो Q वाले में क्या होगा, ये 2 और वो 1, तो Q वाले में डायग्राम ऐसा हो जाएगा AQB 2:1। तो इधर 2 × 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो यहां पे वापस से कोऑर्डिनेट लिख लो 2 -3, क्योंकि फॉर्मूला अच्छे से लगा पाओगे, है ना। 2 × 1 और 4 × 2 8 + 2 10 आएगा /3, -3 × 1 -2 कितना आ जाएगा, दैट इज -5/3। ये आ गए आपके Q के कोऑर्डिनेट, दैट इज 10/3 और -5/3, -2 -3/3। P और Q निकल गए। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मचा दिया होगा, सारे सवाल बन गए होंगे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे बना नहीं होगा, आंसर सबके सेम आ रहे होंगे। मचा दिया तो बस ये सफर को अलविदा कहते हैं। डू नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है ना। शुरुआत करो, बस शुरुआत करना ही ना बहुत टफ होता है। एक बार तुम्हारा मन लगने लग गया, एक बार तुम्हें मजा आने लग गया, तो तुम इस सब्जेक्ट में इस क्लास 10th में मचा दोगे। तो मजे लेते हुए, मन लगा के, मुस्कुराते हुए पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका इंतजार आप सभी को बहुत बेसब्री से है। तो मचाएंगे। उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू के 7 चैप्टर्स में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।